सुर्खियों में। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में किस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े विषयों पर बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, उनकी सुरक्षा की और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों की। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि देश और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहें और साथ ही सुरक्षा को भी महसूस भी करें। इस खास विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी स्टूडियो में प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, आप अपर पुलिस महानिदेशक हैं महिला सुरक्षा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत में एक अच्छी बात से करते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस को असली हीरो अभियान के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो ये अभियान क्या है और इस नवाचार का उद्देश्य क्या था? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं बच्चियों और महिलाओं के विरुद्ध, उसमें यदि समाज का उसकी रोकथाम में या जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं उनको पकड़वाने में अगर उनका योगदान नहीं होगा तो ये पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल है कि हम इस पर लगाम लगा सके। तो ये असली हीरो की अवधारणा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति समाज का, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्ची, जिसने अदम्य साहस दिखाया हो किसी अपराध को घटित न होने देने में, या फिर आगे बढ़कर ऐसी कोई घटना घट रही हो तो उसको रोकने में, तो ऐसे को चिन्हित कर और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हस्ताक्षरित एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे हम असली हीरो बुलाते हैं। और ये कार्यक्रम सार्वजनिक होता है, कलेक्टर और एसपी के सामने होता है, ताकि हम ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा सकें जो सामने आकर और इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। तो कुछ ऐसे आप लोगों ने डेटा बैंक जैसे कि अब तक कितने असली हीरो सामने आए हैं? अब तक 23 असली हीरो को ये सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं। हर महीने हम विभिन्न जिलों से जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर ये सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। अब तक 23 पुरुष और महिलाओं को ये सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि नवाचार लोगों में पकड़ बना रहा है, लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है। ये पसंद किया जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें से जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं उनमें 3 पर हमने फिल्में भी बनाई हैं और 2-2, 3-3 मिनट की फिल्में बनाई हैं और जिनको की दिखाया भी गया। हर पिक्चर हॉल में ये दिखाया भी गया। ये सजग ऑटो वाला, साहसी अम्मा, सच के साथ खड़ी माँ और सुनहरे पंख मानव दुर्व्यापार पर बनाई गई एक फिल्म है। वो भी फिर से पुनः कहना चाहूंगी कि जो वाकई में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन पर आधारित हैं। मैम, आमतौर पर अभी तक जैसे मीडिया में हम सब लोग देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये बात भी अलग है कि पुलिस की सतर्कता, सजगता, इस तरह के अभियानों से चीजें नियंत्रण में आ रही हैं, पहले से बेहतर हो रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आंकड़े बताते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि आंकड़ों के आधार पर यदि मूल्यांकन किया जाएगा किसी भी व्यवस्था का, इस केस में पुलिस का, तो ये शायद उतना उचित नहीं होता है। क्योंकि अगर घटनाएं घट रही हैं और महिलाएं सामने आ रही हैं तो और ये आकर पुलिस थाने पर बता रही हैं कि ऐसी घटना घट रही है, या फिर हमारी जो टीम्स हैं या महिला डेस्क की टीम्स है वो आगे बढ़कर जा रही हैं, पुलिस आउटरीच प्रोग्राम में लोगों से मिलकर उनको जागरूक कर रही हैं कि आप सामने आए और बताएं अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये तो सफलता मैं इसको सफलता मानूंगी। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो आंकड़े अपराध बढ़ रहे हैं ये तो लाजमी है, लेकिन इसमें जो होना ये चाहिए कि इन प्रकरणों में का अंत कैसा होता है, क्या इनमें हम सजा दिलाने में हम सफल होते हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द श्योरिटी ऑफ बीइंग पनिश्ड एक बहुत बड़ा डिटरेंट होता है किसी भी क्रिमिनल के लिए कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सजा जरूर मिलेगी। तो ये एक एरिया है जिसमें भी हमें और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जिसके लिए असली हीरो जैसे कार्यक्रम हमने रखे हैं कि हमारे जो विटनेस होते हैं वो कई बार कोर्ट में जाकर के पलट जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं लोगों के दबाव में या जिस किसी वजह से, तो हमें वहां पर थोड़ा और कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारी स्टेट है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध में, मतलब खासतौर पर लैंगिक अपराध में फांसी की सजा जैसे कठोर प्रावधान भी किए गए, तो सजा दिलाने के का जो रेशियो है, जो औसत है, आप के नजरिए से मतलब हम लोग कितना बेहतर कर पा रहे हैं
दिशा में? अगर पूरे देश के मापदंड पे देखा जाए तो हमारा एवरेज जो प्रतिशत है वो जो औसत केस में होता है वो लगभग 33 से 34% होता है। पर जिनको हम चिन्हित अपराध बनाते हैं, यानी कि जो बहुत ही ऐसे अपराध हैं जो जघन्य हैं, उनमें जो हमारा जो दोष सिद्धि का प्रतिशत है वो लगभग 60% 70% है। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये 100% होना चाहिए, पर कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे भी हमारे दायरे के बाहर होती हैं। अगर जो पीड़िता है वो खुद ही कोर्ट में दूसरा बयान दे दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये लगातार इसका प्रतिशत बढ़ रहा है और हमारा जो सेंसिटाइजेशन कैंप या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे जो अनुसंधान करता है उनके लिए भी हो रहे हैं, जो हमारा केस हमारे लिए लड़ते हैं कोर्ट में, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो जीपीज हैं, गवर्नमेंट लीडर्स हैं, उनके लिए भी हो रहे हैं। ऐसी जैसे कि एक असली हीरो नवाचार था, ऐसे एक महिला हेल्प डेस्क या ऊर्जा, जिसको हमारे मध्य प्रदेश में हम लोग ऊर्जा हेल्प डेस्क के नाम से जानते हैं, एक तरह का एक नवाचार भी हुआ है। इससे महिलाओं के मामलों से निपटने में या महिलाओं को थाने तक आने में किस तरह की मदद मिली है? ये भारत शासन द्वारा फंडेड कार्यक्रम है। इसमें पहले राउंड में 700 डेस्क खोले थे हमने और अभी 250 और, यानी कि 950 ऊर्जा डेस्क हम इतने थानों पर खोल चुके हैं। इसकी अवधारणा ये है कि जब कोई महिला या पीड़िता आती है थाने तो उसे एक अलग स्पेस मिले या एक ऐसी जगह मिले जहां वो अपनी बात को खुलकर कर सके, कह सके, बता सके, और जहां पर महिला अधिकारी हो जिनसे कि वो बातचीत कर सके। इसमें हमें काफी सफलता मिली है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ हम कई बातें ऐसी होती हैं जो उस समय अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं, पर यदि उनको न देखा गया तो बाद में अपराध घटित हो सकता है। तो हम ऐसे केसेस को भी ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है कि हमारे महिला डेस्क से रेफरल्स जाते हैं अन्य विभागों को जिनसे कोई मामला अगर संबंधित हो, पर वो महिला या पीड़िता हमारे पास आकर बता रही हैं, तो हम ऐसे रेफरल्स भेज रहे हैं और दूसरे विभागों का सहयोग भी हमें मिल रहा है। इसमें लगभग हमने अपने महिला डेस्क को गाड़ियां भी दी हैं, 2 व्हीलर्स दिया है ताकि उनके आउटरीच बने, वो जा सकें। जो यदि कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है और महिला आती है तो वो इमीडिएट कायमी होती है फिर उसमें। अदरवाइज हमारा जो महिला डेस्क है ये मध्यस्थता के लिए भी के लिए काम कर रहा है। जो छोटे बड़े जो झगड़े जो होते हैं या तो परिवार में होते हैं या तो उसमें ये लिटिगेशन के लिए भी, उसके लिए भी काम कर रहा है। जैसे हमारे अब महिला थाने पहले से काम कर रहे थे, तो ये ऊर्जा डेस्क जो है वो महिला थानों से किस तरह से अलग है? नहीं, ये महिला थानों से अलग नहीं है। महिला थाने पूरे जिले में एक हुए और इतने सारे जघन्य अपराध होते हैं कि वो जो वहां पर जो हमारे पदस्थ होती हैं अधिकारी कर्मचारी, वो उनकी विवेचना और उसमें ज्यादा समय लगता है। महिला डेस्क की अवधारणा ये है कि यदि कोई पीड़िता आती है तो उसकी पूरी बात सुनी जाए। हो सकता है वो और ये भारत शासन का प्रयास है कि 2023 तक हर थाने में ये जगह महिला पीड़िताओं को मिले, तो वो आकर अपनी पूरी बात बताती है। जहां पर कायमी की आवश्यकता है वो थाना पर ही है, तो वो जो महिला अधिकारी हैं ले जाकर कायमी भी करवा देती हैं। जहां मध्यस्थता की आवश्यकता है वहां वो मध्यस्थता की बातें करती हैं या उनको परामर्श देती हैं, और जहां किसी अन्य विभाग से समन्वय की भी बात है तो वो समन्वय भी कराती हैं। पर ये जो महिला थाना है वो हमारा मानव दुर्व्यवहार यूनिट भी है और महिलाओं के लिए जो जघन्य अपराध है वहां पे उनकी कायमी और विवेचना की जगह है। अभी आप मध्यस्थता की बात करें थी, तो अक्सर देखा कि घरेलू हिंसा के मामले जो रहते हैं वो निकल के उस तरह से सामने नहीं आ पाते, दबे रह जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह? तो पारिवारिक कारण तो है ही है, इसके अलावा और क्या वजह आपको? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो मेरे ख्याल से दबे अबे तो अब नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान भी बहुत ही वृद्धि आई। कोविड के दौरान शायद इस वजह से भी आई होगी क्योंकि ये जो केसेस आते हैं हमारे पास वो कई बार लोअर मिडिल क्लास के केसेस भी होते हैं। अब जब जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन में जो बेचेगा उससे रात को खाना घर पे लाएगा, वो नहीं कर पा रहा है, तो उस समय उस दौरान जो कोविड का पीरियड रहा उसमें बहुत मेजर स्पाइक्स हुए, सब सामने आ रहे हैं। पर इसमें हम लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा फर्क है।
जो परिवार का जो एक ढांचा होता है, जो समाज का केंद्र बिंदु होता है, या जो ताना बाना होता है, उसमें खरोच भी आ जाए तो उसको आप रफू नहीं कर सकते। कई बार तैश में आकर, या कई बार नाराज होकर, या कई बार वाकई में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जो जिससे घर से ही निकाल दिया हो, तो हमारे पास केसेस आते हैं। पर ये सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आ चुके हैं, और हमने राज्य विधिक प्राधिकरण के साथ मिलकर इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट किया था कि हम कायमी के बजाय पहले मध्यस्थता करें, और जिससे कि एक ऐसे माहौल में बातचीत हो पाए, क्योंकि ये लगभग 70% के केसेस में ऐसा होता है कि उस समय तो महिलाएं या बुजुर्ग आ जाते हैं सामने, और बाद में परिवार उनका है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैचअप भी हो जाता है। तब जब वो चाहते हैं कि अब हम तब तक एक खटास सी आ जाती है, दरार सी आ जाती है। तो ये प्री लिटिगेशन ई मीडिएशन, ये ऑनलाइन मीडिएशन का ये प्रयोग हम सारे जिलों में कर रहे हैं आज के डेट में, और इकलौता राज्य है पूरे देश में जहां प्रकरण दर्ज होने के पूर्व मध्यस्थता और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विधि मंत्रालय द्वारा एनरोल्ड है, उस प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं। इसमें कई लाभ हैं। जरूरी नहीं है कि आप आमने सामने हो, जरूरी नहीं है कि आप कहीं दूर से आपको आना पड़े इस काम के लिए। आप जहां पे हो वहीं से आप जुड़ सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, और प्रयास यही है कि जो एक सामाजिक ताना बाना है वो जितना बना रहे, जितना सौहार्द बना रहे परिवार में। जैसे कि अब चूंकि इंटरनेट की उपलब्धता या नेटवर्किंग सब जगह नहीं है, तो प्री लिटिगेशन मध्यस्थता की जो आपने अभी बात की है, इसको उस वर्ग तक पहुंचाने के लिए जिस वर्ग को शायद सबसे ज्यादा जरूरत है, किस तरह के प्रयास आप लोग कर रहे हैं? अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म है समा, ये इनके माध्यम से किया जा रहा है। जहां पर नेटवर्क नहीं है वहां से जो क्लोजेस्ट, जो समीपस्थ थाना है, तो हर थाने पर कंप्यूटर और कनेक्टिविटी है, क्योंकि सारे थाने सीसीटीएनएस नेटवर्क पे चल रहे हैं, तो वहां उनको बुला लिया जाता है। कई ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास मोबाइल या उपलब्धता ही नहीं है ऑनलाइन होने की, तो उनको ऐसे थानों पर बुलाकर जोड़ा जाता है। जो हमारे काउंसलर्स हैं, परामर्श देने वाले लोग हैं जो ट्रेंड होते हैं, उनसे जोड़ा जाता है और उनसे बातचीत कराई जाती है। एक और बड़ा मुद्दा कोरोना के समय भी बना है, उसके पहले भी रहा है, और इवन अभी बाद में भी है कि मानव तस्करी को लेकर, और खासकर आदिवासी इलाकों में, या जो हम कह सकते हैं कि स्लम एरिया में इस तरह के मामले यदागदा सामने आते हैं। तो इस बारे में किस तरह की पहल आप लोग कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है। ये मानव दुर्व्यवहार में अगर हम सिर्फ कायमी के दृष्टिकोण से देखें तो कायमियां बहुत नहीं होती, क्योंकि कई बार जो आपने बताया आदिवासी क्षेत्र हैं हमारे, या स्लम एरियाज हैं, तो वहां पे जो आते हैं लोग और बच्चे बच्चियों को ले जाते हैं मानव दुर्व्यवहार के लिए, वो इस प्रकार की बातें, इस पर भी हमने एक फिल्म बनाई है सुनहरे पंख, जो कि एक पुनः एक अपने साथ ही घटित एक घटना पर आधारित है। वो आप उसमें भी दिखाया गया कि वो आकर ये बताते हैं माँ बाप को, जो बहुत ही गरीब हैं, कि आपके बच्चे या बच्ची को हम हुनर देंगे, या बच्ची के केस में कि हम अच्छे घर में रहेगी, हमारा छोटा बच्चा है उसकी देखभाल कर लेगी, हम इसको अच्छा खिलाएंगे। तो इस तरीके का लालच प्रलोभन देते हैं, और ये बच्चे माँ बाप क्योंकि अपने मन मर्जी से भेजते हैं, तो हमारे तक ये बात आती भी नहीं। इस वजह से कायमी नहीं है। पर हम लोग ऐसी कोशिश हमारी हो रही है कि हम इसके बारे में जागरूकता जरूर चारों ओर फैलाएं, और हमारी जो टीम्स हैं, हमारे एक अभियान भी चला पूरे नवरात्र के दौरान, जब हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या अपने जो टीम्स हैं वो जगह जगह, और जिनको हमारे जो एनजीओ है जो हमसे जुड़ते हैं, या अन्य कोई भी व्यक्ति जो हमसे जुड़ना चाहता है, उनको लेकर के ऐसे एरियाज में गए और उन्हें बताया कि यदि ऐसा कोई लालच प्रलोभन दे तो शासन की योजनाएं क्या है, और आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है और क्या नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप इस लालच में आकर अपने बच्चे या बच्ची को कहीं भेज रहे हैं, तो ना पढ़ें, और उनके साथ क्या क्या घटित हो सकता है उनको हम बताते हैं। ये इसके लिए हम मेजर अभियान फिर से, मैं आपको ये बता दूं कि कल, ये बड़ा ही सामयिक है ये हमारी वार्ता, कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का, और इसका एक राष्ट्रीय अभियान फ्लैग ऑफ करेंगी हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया। तो इस कैंपेन में हमारा फोकस
ये मानव दुर्व्यवहार भी रहेगा। बीच में देखा गया भोपाल में तो खासतौर पर देखे गए थे कि काफी होर्डिंग्स भी लगाए गए थे लोगों को अवेयर करने के लिए इन सब मामलों में, जिसमें स्लोगन्स भी होते थे, कुछ एफएम चैनल पे स्लोगन्स चले भी हैं। तो इस तरह की प्रचार प्रसार के लिए लोगों तक सरकार की जो भी योजना है या खासतौर पर पुलिस के जो प्रयास है महिलाओं की सुरक्षा को लेके इनको पहुंचाने के लिए, तो इनमें और क्या पहल आप लोग कर रहे हैं? ये अभी जैसे ये 1 महीने का अभियान होगा, तो इस अभियान में हम स्कूल कॉलेजेस जाएंगे। अभी भी नवरात्र में भी गए थे, वहां जाकर हम बच्चों को या स्लम एरियाज में उन्हें बताते हैं कि क्या कानून है, क्या प्रावधान है। जो विभिन्न विभाग हैं उनका समन्वय बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अब यह प्रयास हो रहा है कि एक समग्र रूप से, समन्वित रूप से वो पूरी की पूरी टीम ऐसी जगहों पर जाए, और यदि जिसकी जो पात्रता है उनकी वो पात्रता और जो प्रावधान थे, जो हम मध्य प्रदेश में खास तौर पे ऐसी तमाम योजनाएं हैं, उनको वो योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं इनमें कमी आएगी, और हम शासन का एक सबसे सकारात्मक चेहरा है उसको हम दिखा पाएंगे अपने लोगों को, खासतौर पे वो ऐसे शिक्षा के रूप में के मान से पिछड़े हों या सामाजिक रूप से पिछड़े हों, ऐसे वर्ग को हम अपने साथ जोड़ पाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग अपने अलग अलग योजनाएं चलाते हैं, महिला बाल विकास विभाग भी शौर्या दीदी जैसी कुछ योजनाएं चला रहा है। तो अगर ये सब को एक जगह इकट्ठा किया जाए, समन्वित हो, सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करें, तो शायद और बेहतर काम किए जा सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी जागरूकता के लिए। बिल्कुल सही बात है। और ये जो एक इकोसिस्टम होता है महिला की सुरक्षा का, तो वो उसके जन्म से, बच्ची के जन्म, अब हमारे देश में तो जन्म के पूर्व भी शायद, और वहां से शुरू होकर के और उसकी मृत्यु तक ये एक सुरक्षा चक्र होना चाहिए। इस चक्र में हर विभाग की अपनी अहमियत है, अपना रोल है, और यदि सभी और समग्र होकर एक समन्वित रूप से काम करें तो निश्चित तौर पे हम वो इकोसिस्टम जिसमें कि महिला स्वावलंबी हो जाए और अपने देश में 50% आबादी जो है वो एक रिसोर्स पर्सन के रूप में उभरे, देश के डेवलपमेंट में उनका योगदान हो, ये जरूर कर सकते हैं। एक और इसी तरह का प्रयास हुआ था इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112, ये बेसिकली क्या है और इससे किस तरह के फायदे हैं? अभी तक ऐसा हो रहा था कि प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक विभाग अपने अपने रिस्पांस टीम के नंबर्स दे रहा था। जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का अलग नंबर था, डायल 100 पुलिस का था, हमारे प्रदेश में 1090 महिलाओं के लिए था। तो यह फिर से भारत शासन का ही इनिशिएटिव है 112, जो इमरजेंसी नंबर है, और इस पर डायल करने से आपकी कोई भी परेशानी हो, किसी भी विभाग की हो जी, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगी, यदि पुलिस संबंधी या अपराध संबंधी है तो वो कॉल इमीडिएटली 100 पे आ जाता है, जो हमारा नंबर है। तो ये एक समग्र नंबर है जो लॉन्च किया गया है कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप इस पर अगर डायल करेंगे तो संबंधित विभाग को सूचना मिल जाएगी, वो आप तक पहुंच जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि समग्रता की जो हम लोग बात कर रहे हैं समन्वय की, उसके प्रयास धीमे धीमे शुरू हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, नाम तो मतलब पुलिस ये करती है कि बहुत सारी जगह को चिन्हित करती है जहां महिलाओं से जुड़े अपराध या जो उन क्षेत्रों में ज्यादा घटते हैं। तो अगर भोपाल की बात करें तो कुछ ऐसी जगह या ऐसी चीजें आप लोगों ने की? नहीं, बिल्कुल। हमने प्रदेश के प्रत्येक जिले से, ऐसे इनको हम ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं, तो ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है। वहां पर जहां आवश्यकता हो पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, जहां लाइट की व्यवस्था, जैसे मैं पुनः इसी बात पर आना चाहूंगी कि ये ब्लैक स्पॉट्स क्या होते हैं। कई ऐसे पैचेस होते हैं, स्ट्रेचेस होते हैं, दूरियां होती हैं शहरों में जहां बिजली नहीं होती, अंधेरा होता है, वो एक जगह हो गई। जहां पर कई जगह जहां पान की दुकान होगी, वो वहां पे बहुत जमावड़ा होगा और वो शीशा रखेंगे और तमाम तरह के इस तरीके की हरकतें होती हैं, या जिस किसी पैमाने पर हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने उनको ब्लैक होल बताया है, तो उसके जिस वजह से वो ब्लैक होल है उसकी कार्रवाई हो रही है। यदि ऐसा कोई सूना क्षेत्र है जहां लाइट नहीं है तो विद्युत विभाग से अनुरोध करके वहां पे स्ट्रीट लाइट लगवाना। ऐसी जगह जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हमारे जो ये नंबर्स हैं
हेल्पलाइन इमरजेंसी रिस्पांस नंबर, अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उस नंबर का कोई मोल नहीं है, तो वहां पर टावर्स खड़े करवाना, या जहां हमारी पेट्रोलिंग, हमारा बहुत दूरी है 2 थानों के बीच में, वहां पेट्रोलिंग कराना, ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। आमतौर पर जैसे अभी आपने बताया भी कि पान वाले हैं या चाय वाले हैं या आइसोलेटेड प्लेस में जो एटीएम्स हैं या कुछ इस तरह की नॉर्मली वो ब्लैक स्पॉट में आते हैं, तो क्या इन वर्गों को अवेयर करने के लिए कि वो ब्लैक स्पॉट ना बने कुछ प्रयास इंडिविजुअली किए जाते हैं? ये अभी ये हमने प्रयास शुरू किया है ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के साथ। सबसे पहला जो ड्राइवर कंडक्टर या फिर किसी भी ऑटो चालक या कोई जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, उन लोगों के साथ ये प्रयास शुरू किया गया है, उनको बताना। मैं एक और बात बता दूं कि ये जो ऐसे ब्लैक स्पॉट्स, इनको हम सीसीटीवी से भी कवर कर रहे हैं जी। तो उससे भी और ये लाइव, क्योंकि लाइव दिखता है, तो उसको देखकर यदि ऐसा दिखता है कि कहीं कुछ घटना हो रही है तो हमारा डायल 100 वहां तत्काल पहुंच रहा है और वो इवेंट बनता है, पता चलता है कि क्या घटना हो रही है। पर आपका जो सवाल है, यस, इस दायरे को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो हमारा प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें, तो इस दायरे को हमको बढ़ाना पड़ेगा और निश्चित तौर पे हम ऐसे जो चिन्हित दुकानें हैं या ऐसे जगह हैं जो ऐसे जो भी चाय वाले, ऐसे जो भी क्षेत्र हैं, उनके लोगों को हम निश्चित तौर पे अपने इस दायरे में लाएंगे। हम एक और समस्या आमतौर पर देखने को मिली है कि पीड़ित या पीड़िता जिसको हम कहें, उनको सहज फील कराने के लिए किस तरह के प्रयास, मतलब आमतौर पे होता क्या कि आरोपी के पास तो बहुत सारे अधिकार होते हैं, मानवाधिकार है, वकील है, बहुत से, लेकिन पीड़ित या पीड़िता एक तरह से बड़ा आइसोलेटेड जैसा हो जाता है। तो वो सहज फील करें, उनको लगे कि उनके पीछे पुलिस या गवर्नमेंट मशीनरी है, इसके लिए क्या? ये इसके लिए हमने एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम होता है, वो लागू किया है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम यानी कि जैसे आपने कहा कि पीड़िता है, वो कई बार जो दबंग लोग होते हैं, उनको उसके जो विटनेस हैं या जो ऐसे लोग हैं जो उनके पक्ष में, पीड़िता के पक्ष में बयान देंगे, उनको धमकाते भी हैं उस तरीके के, या उनको आने नहीं देते बयान देने कोर्ट में भी या थाने पर भी। तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू किया गया है। ये हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ है, उसमें तो ये इसके लिए फंड्स भी मिलते हैं कि अगर कोई ऐसा है जो इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि उस दिन की मजदूरी छूट जाएगी, तो वहां फंड्स दिए जा रहे हैं। पर अन्य वर्गों के लिए भी हमने ये शुरू किया है कि यदि किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो फोन से या पत्र के माध्यम से, या कोई आकर बताता है कि उनके साथ ये किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है या वो बयान देना चाहते हैं, या पीड़िता खुद बताती है कि उन्हें धमकाया जा रहा है, तो इमीडिएट कार्रवाई हो रही है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लागू हुए 2 महीने ही हुए हैं अभी। हम 6 महीने पर ये आंक पाएंगे कि हम कितना इसमें सफल हुए हैं। और दूसरा, ये जो हमारा महिला डेस्क, ये इसी वजह से है कि महिलाएं आकर अलग से, और मैं आपको बता दूं जो स्पेस है उसमें कमरा भी अलग है, पर्दे भी लगे हैं कि यदि वो साथ छोटा बच्चा है तो उसको भी साथ ले आएं। जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं उसमें राज्य विधिक प्राधिकरण का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हर डिस्ट्रिक्ट जज या हर कलेक्टर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करता है जो एसडीएम रैंक का या उससे ऊपर रैंक का हो सकता है। तो हमारा जो महिला डेस्क है, यदि उन्हें लगता है कि ये पीड़िता अब वापस घर जाएंगी तो इन्हें रास्ते में भी दिक्कत हो सकती है या इन्हें घर पर ही कोई घटना घटित हुई हो, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास यदि ले जाती हैं, उनको रहने के लिए जगह वो अलॉट कराते हैं, उनको फ्री का वकील मिलता है। तो ये सारे प्रयास, कोशिश हो रही है कि जो हमारी महिलाएं हैं या पीड़िताएं हैं, उनको जितना प्रभावी मदद हो सके वो की जाए। महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी महिला अधिकारी के पास होने से महिलाओं में न केवल विश्वास बढ़ता है बल्कि उन्हें भरोसा होता है कि शायद उन्हें न्याय मिलेगा। चूंकि आपके पास ही विभाग है तो निश्चित तौर पर महिलाएं आपको बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रही होंगी। तो आप इस मौके पे कोई महिलाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं या कुछ और आप उन्हें बताना चाहती हैं अवेयर करने के लिए? तो मैं निश्चित तौर पे, ये तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मुझे उम्मीद है कि दूरस्थ तक की महिलाएं सुन रही होंगी। मैं ये और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मैं पुरुषों को भी ये कहना चाहूंगी कि हम अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाएं। लेट अस टीच आवर बॉयज। उन्हें भी बताना बहुत आवश्यक है। हम कहीं न कहीं अपने संस्कार भूल गए हैं
और ये बताना बहुत आवश्यक है क्या सही है क्या गलत है। और कि बच्चियों से, महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि हौसला रखें, हिम्मत रखें, सामने आकर आवाज उठाएं। घर के अंदर भी कुछ हो रहा है तो अपनी बच्ची को चुप नहीं कराएं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये जो घटनाएं और हम सभी गवाह हैं कि ये क्रूर से और भी ज्यादा क्रूर होती चली जा रही हैं। तो हम आवाज उठाएं, मिलकर उठाएं, क्योंकि यदि मैं यहां बैठी हूं तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी का भी इसमें हाथ है। तो मैं पूरे परिवार से ये आग्रह करूंगी कि कृपया इस तरीके की किसी भी घटनाओं को, यदि आपके निगाह में है या कहीं अन्य किसी परिवार में, आपके समाज में कहीं भी ऐसी कोई बात हो, तो कृपया आवाज उठाएं, हम तक पहुंचे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप तक पहुंचे। सुप्रिया मैम, आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो आई, आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सारी जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको निश्चित ही लाभ मिलेगा और वो और अवेयर होंगे, जागरूक होंगे अपने परिवार की, अपनी बहन बेटियों की या अपने परिवार से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए। और एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है सब सुने, और किसी भी प्रकार की कोई बात कानून की भी समझनी हो या तो कृपया हमारा जो सबसे निकटतम ऊर्जा महिला डेस्क है उससे संपर्क करें। धन्यवाद। सुर्खियों में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं की, उनकी सुरक्षा की और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों की। हमारे साथ थी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, आप अपर महानिदेशक हैं पुलिस महिला सुरक्षा की। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। सुर्खियों में